जैसा कि हमने जो है सत्ता की साझेदारी इस चैप्टर को पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में हमने जाना कि सत्ता की साझेदारी क्या होता है, सत्ता की साझेदारी कैसे, और अब जानते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों, यानी जो सत्ता है उसका बंटवारा क्यों, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसको जानते हैं। और इसके जानने के लिए हमारे पास यहाँ दो देशों की तर्क है, दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला पहला सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम होता है। यानी हमने तो कल पढ़ लिया था कि सत्ता का बंटवारा है, पर यह जानना जरूरी है कि सत्ता का बंटवारा क्यों होना चाहिए, सत्ता का बंटवारा किन कई कारणों से होना चाहिए। पहला, सत्ता का बंटवारा होने से सत्ता का बंटवारा होने से उससे क्या होता है, विभिन्न समूहों के बीच टकराव का, युद्ध का, गृह युद्ध का, विवाद का अंदेशा कम हो जाता है। चूंकि सामाजिक टकराव आगे चलकर अक्सर हिंसा का रूप लेते हैं या राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देने से राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए अच्छा होता है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी पर थोपना, ये जो होता है, ये तत्कालीन तौर पर लाभकारी तो हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में देश की अखंडता एकता पर प्रभाव डाल सकता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कोई देश है, अगर देश में 80 लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें हो और उन 80 लोगों के आधार पर कोई चीज़ें अगर की जाए और 20 लोगों को नकार दिया जाए, तो आने वाले वो जो 20 लोगों को उनको बेगारेपन का महसूस होगा और हो सकता है कि आने वाले देश में वो ये 20 और ये 80 में एक तरह से टकराव हो, एक हिंसा हो, और शायद हो सकता है अलग देश की मांग करने लगे, अलग राष्ट्र की मांग करने लगे। इस तरह से राजनीति अस्थिरता होने लगती है। जबकि सत्ता में साझेदारी देने से कि चलो तुम 20 हो, कोई बात नहीं, हम 20 को भी तुमको 100 अगर सीट है संसद में तो 10 सीट तुमको दे दे रहे हैं या 15 सीट तुमको दे रहे हैं, तुम्हारा भी वैल्यू रहेगा, तुम भी कानूनों में बनाने में भाग ले सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इससे क्या होता है, सत्ता में साझेदारी देने से, सत्ता का बंटवारा करने से देश की अखंडता एकता मजबूत रहती है और इससे आने वाले समय में देश की अखंडता के लिए कोई भी घातक नहीं होता। सत्ता में साझेदारी न देने के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों को आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी नहीं पैदा कर सकती, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बाद का कारण बन सकता है। और जो बहुसंख्यक जिनकी आबादी ज़्यादा है, जिनको लगता है कि हम अपने आबादी के बल पे जो चाहे सो कर सकते हैं, तो वो उनके लिए भी आने वाले समय में क्या एक तरह से खतरा हो सकता है। अब देखिए, सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है, इसके पक्ष में एक बात कही जा सकती है, यानी सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक तरीके से व्यवस्थाओं के लिए ठीक है, इसके पक्ष में भी एक बात कही जा सकती है, वो यह है कि कहीं ज़्यादा गहरी सत्ता का साझेदारी, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सत्ता का साझेदारी करना, सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है। इसके लिए एक तर्क दिया जाता है, क्या? सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है, यानी सत्ता का बंटवारा, सत्ता को कई सारे लोगों को देना, ये क्या लोकतंत्र की आत्मा है। क्योंकि जब सत्ता का हम बंटवारा करते हैं तो इसमें कई सारे लोग प्रत्यक्ष रूप से क्या भाग लेते हैं, कई सारे लोग क्या करते हैं, सत्ता में भागीदारी बन जाते हैं। आत्मा और लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता का बंटवारा हो। आत्मा का मतलब है जो लोकतंत्र के अंदर है उनके भी शासन और सत्ता का बंटवारा हो, कि हमारे पास भी सत्ता हो, हम भी अपने देश के विकास में, अपने देश के शासन व्यवस्था में भाग ले सकते हैं। और लोग इसी ढर्रे से इसलिए वैध सरकार वही है, इसलिए और ये लोग इसी ढर्रे से रहे हैं, इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह को शासन व्यवस्था जुड़ने को अधिकार दे। यानी सही सरकार वही है, वैध सरकार वही है जो सभी लोगों को सत्ता में भागीदारी दे, जो सबको भागीदारी दे, किसी के साथ भेदभाव ना करे, सबको साथ लेकर चलने पर भी विश्वास रखता है। इन दो तर्कों को में से एक को हम युक्ति परक कहते हैं। इन दो तर्कों में से हम एक को क्या युक्ति परक कहते हैं। अब युक्ति परक क्या होता है? युक्ति परक का मतलब होता है दूसरे को तैतिक तर्क का कह सकते हैं, और युक्ति परक या समझदारी का तर्क लाभदायक होता है। युक्ति परक का मतलब होता है समझदारी तर्क का लाभकर परिणामों पर जोर दे सकता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे को अभूत महत्व को बताता है। यानी युक्ति परक यानी जिसमें नैतिक क्या सही है क्या गलत है, नैतिक का मतलब होता है क्या सही है क्या गलत है, और समझदारी के आधार पर यदि हम कोई फैसला लें तो उसको हम क्या युक्तिक परक कहेंगे, कि समझदारी भी हो और प्लस सही गलत क्या है उसको देखते हुए
हम फैसला करें। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, युक्ति का क्या मतलब होता है, तो दिया है कि लाभ हानि का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला पूरी तरह से नैतिक या आधारित फैसला को अक्सर इसके उलट होता है। यानी लाभ हानि का क्या सही है क्या गलत है, सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला ही युक्तिपरक कहलाता है। ठीक है, इसको आप जरा अब देखिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, यहाँ क्या दिखा है, एनिथ बेल्जियम में उत्तरी, अब देखिए आप क्या दिया हुआ है, एनिथ बेल्जियम के उत्तरी इलाके में डच माध्यम के स्कूल में पढ़ती है। फ्रेंच बोलने वाले उसके अनेक स्कूली विद्यार्थी सभी चाहते हैं कि पढ़ाई फ्रेंच भाषा में हो। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में स्कूल पढ़ती है और वो स्कूल के बहुत से दोस्तों तमिल भाषा बोलते हैं। उनके माता पिता पढ़ाई माध्यम तमिल भाषा में करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या ऐसा, यानी एक बच्ची है एंथिल जो बेल्जियम भाषा में है, क्या वो फ्रेंच में करना चाहती है, वहीं पर दूसरी बच्ची है तो तमिल भाषा में करना चाहती है। तो सरकार ऐसी व्यवस्था क्या करे जिससे तमिल और फ्रेंच दोनों भाषा में बच्चे क्या पढ़ सके। अब देखिए अब यहाँ पर कुछ बताया गया, यहाँ देखिए खलील की उलझ है। यहाँ खलील नाम की एक व्यक्ति होती है जो क्या करता है, उसकी उलझ है। अब उसकी क्या उलझ है जरा देखिए, देखने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि होता आ रहा है कि इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में मैं अपनी मोटरसाइकिल चलाता हुआ जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा हुआ हमेशा की तरह इस बार भी सोचकर कि कहीं विक्रम नींद ना आ जाए और बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। यानी ये जो है विक्रम बेताल की तरह ही एक तरह की कहानी है जिसमें क्या विक्रम जो मोटरसाइकिल पर चला रहा था और बेताल जो कहानी सुनाना प्रारंभ करता है, ये सोचकर कहीं उसको क्या नींद ना आ जाए। और कहानी क्या सुनाता है देखो कि बेरूत सख्त में खलीब नामक का एक आदमी रहता था। उसके माता पिता अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे तथा माता सुन्नी। देखिए इस्लाम धर्म में भी क्या होता है, तीन वर्ग होते हैं, सिया सुन्नी और कुर्द, सिया सुन्नी और कुर्द। तो यहाँ पर क्या होता था, बेरूत शहर में खलील नाम का एक व्यक्ति होता था जिसकी माता मुस्लिम थी और पिता क्या थे, ईसाई थे। ठीक है, ईसाई थे। शहर के लिए एक कोई अनूठी बात न थी। बेलनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे। इसकी राजधानी बेलुतिन थी, बच जाती थी। वे साथ साथ मेल जोल होता था, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया। यहाँ क्या दिया जा रहा है कि आधुनिक शहर के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे। वे साथ रहते थे, मेल जोल होता था, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। गृह युद्ध यानी गृह युद्ध किसी बात को लेकर वाद विवाद होता था, आपस में लड़ते थे। खलीद का चाचा ऐसी लड़ाई में मारा गया था। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान में सारे नेताओं ने साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियम पर सहमत हुए। इस नियमों के अनुसार तय हुआ कि विदेशी राष्ट्रपति यह हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का यानी कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुस्लिम ही प्रधानमंत्री हो सकता है। और सत्ता का बंटवारा किया कि राष्ट्रपति केवल इस जाति का हो सकता है और प्रधानमंत्री केवल इस जाति का हो सकता है और उप प्रधानमंत्री कब ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष हो सकते हैं। इस तरह के क्या हुआ, सत्ता का बंटवारा ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स ईसाई का संसद के अध्यक्ष का पद और ऑर्थोडॉक्स ईसाई संसद के अध्यक्ष होता है। और जो ऑर्थोडॉक्स ईसाई हो वो केवल संसद के क्या अध्यक्ष हो सकते हैं। सिया मुसलमान के लिए तय हुआ कि समझौते के अनुसार आगे ईसाई फ्रांस और संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पीड़ित सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब इन ईसाइयों मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ तब दोनों की आबादी बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए। दोनों पक्ष अभी भी इस समझौते का आदर करते हुए मान रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ, खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती थी और खलील को कहा इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती थी। बहुत वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय राजनीति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में रहते हुए
वह सबसे बड़े पद पर पहुंच नहीं सकता था। वह ना तो माँ के धर्म को मानता था और ना तो पिता के असल में वो चाहता था असल में वह चाहता ही नहीं था कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता था कि बेलालन भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलाया जा सकता है। यानी ये हुआ क्या था कि जो लेबनान था वहां पर यह फिक्स कर दिया गया था कि जो मुस्लिम है वह केवल मुस्लिम है वो प्रधानमंत्री हो सकते हैं, और ईसाई जो है वह संसद के अध्यक्ष हो सकते हैं, और कैथोलिक ईसाई के लोग क्या राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये जो लड़का था ना, उसके मम्मी जो थे मुस्लिम थे, पिता जो थे ईसाई थे, वो ना तो पिता के धर्म का मानता था ना तो माता धर्म पर मानता था। अब वो चाहता था किधर वो बनना चाहता है, तो वो जिस धर्म का है अब वो किसी धर्म को नहीं मानता था। अब वो किस पद पे जाना चाहे, अगर जाना चाहता था तो क्या वोट मिले वो राष्ट्रपति बन जाए तो भले ही वो किसी समुदाय का हो, लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा है उनको कहना है कि मैं मौजूदा व्यवस्था को ही शांति का सबसे अच्छा गारंटी मानता हूं। अब देखिए क्या होता है आगे चल के। गारंटी को अभी कहानी खत्म नहीं हुई कि वे टीवी टावर के पास पहुंचे। यहाँ वे रुककर बेताल से जल्दी कहानी खत्म की खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको बेलगाम का कानून फिर से लिखने का अधिकार हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप पुरानी व्यवस्था को ही रखने देंगे, पुरानी व्यवस्था ही चलते हैं, या आप कुछ नए तरीके यानी बेताल विक्रम और अपने बीच को समझते हैं? यानी इसमें एक तरह से देश की कहानी बताया गया है, इसमें बहुत कुछ खास नहीं है। ये बताया गया कि एक देश है जहाँ पर जो है ईसाई भी, कैथोलिक ईसाई भी है, प्रोटेस्टेंट ईसाई भी है और मुस्लिम भी है। वहां पर फिक्स कर दिया गया कि इस धर्म के लोग मुस्लिम प्रधानमंत्री होंगे, कैथोलिक जो है राष्ट्रपति होंगे, और प्रोटेस्टेंट जो है संसद होंगे। इस तरह की चीजें होंगे। और ये कहा जा रहा है वहां पे एक लड़का था जिसके पिता क्या थे, ईसाई थे, और माता जो सुन्नी थी। अब वो किसी धर्म को नहीं मानता था। अब वो राष्ट्रपति बने कि प्रधानमंत्री बने कि संसद बने, तो वो इसको नहीं मानता। तो बेताल पूछता है कि ये पूछा जा रहा है कि अगर आपको उस देश का कानून लिखने का अधिकार दिया जाए तो कौन सी व्यवस्था को आप अपनाएंगे? अंततः ये इसमें बताने की कोशिश किया जा रहा है। अब आगे देखिए। अभी यह चैप्टर आपका जो है समाप्त नहीं हुआ, अभी एक पेज आपका और बाकी है, ठीक है। अब देखिए सत्ता के साझेदारी के रूप। अब यह आता है कि सत्ता के साझेदारी के बहुत सारे रूप है। देखिए सत्ता के साझेदारी के भी कई सारे रूप है। जैसे राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के अनुरूप सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया है। यानी राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या एक किसी खास संस्था पर होने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। यानी काफी लंबे समय तक ये आया कि सत्ता का बंटवारा नहीं होना चाहिए, पूरी शक्तियां पूरे काम एक संस्था एक व्यक्ति एक समुदाय के पास होनी चाहिए। इससे फैसले लेने में इससे क्या होता है, इससे शक्ति बिखर नहीं होता और तुरंत फैसला लेना और उसे लागू करना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि लोग कहते थे एक व्यक्ति के पास यदि सारा नियम, सारा कानून, सारा शक्ति रहेगा तो फैसले जल्दी होंगे, चीजें अच्छी होंगी। लेकिन यह लोकतंत्र की बुनियादी और सिद्धांत का जनता की सारी शक्तियां शक्ति का स्रोत होती है। लेकिन यह लोकतंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, क्योंकि लोकतंत्र में क्या है, सारी से जो सारी शक्ति है जनता के पास रहती है। सारी शक्ति किसके पास रहती है? जनता के पास रहती है। बुनियादी सिद्धांत जो है वो जनता के पास सारी शक्तियों का ही स्रोत होता है। यानी लोकतंत्र में सारी शक्तियों का स्रोत जनता होती है। इसमें लोग स्वशासन की संस्था के माध्यम से अपना शासन चला सकते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूह और उनके विचार को उचित सम्मान दिया जा सकता है, और सार्वजनिक नीतियों तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसलिए उसकी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जा सकता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग नागरिक क्या हो सकते हैं, इसमें जुड़ सकते हैं। अब देखिए
को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जा सकता है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की हिस्सेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए कुछ प्रचलित उदाहरणों को देखते हैं। यानी आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की हिस्सेदारी के कई सारे रूप हो सकते हैं। जैसे एक रूप हो सकता है कि शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा हो और हम सत्ता का क्षति वितरण हो, क्योंकि इससे सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रख अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। ऐसी बंटवारे में सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है और हर अंग दूसरे को अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में 9वीं कक्षा में हमने पहले ही पढ़ते हुए हमने देखा कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है। जरूरी है कि यह संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायालय की कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रित और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं और इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं, यानी चेक एंड बैलेंस कहते हैं। चेक एंड बैलेंस का इसका सिद्धांत कहते हैं। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था करते हैं, यानी सत्ता का बंटवारा का पहला हुआ कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में सत्ता का बंटवारा, यानी सत्ता का बंटवारा का पहला रूप हुआ कि जो है आप विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो है इसको आप बांट दो, पहला रूप यह हुआ। और दूसरा रूप क्या हुआ? दूसरा हुआ कि सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सके, जैसे पूरे देश के लिए एक समान सरकार हो, फिर प्रांतीय और क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग रहे। और दूसरा सत्ता का बंटवारा यह है कि पूरे देश में केंद्र के स्तर पर एक ही सरकार हो और फिर राज्य स्तर पर कई सारे क्या सरकार हो। जैसे भारत में केंद्र के स्तर भी सरकार है, राज्य स्तर पर भी सरकार है और प्रांतीय स्तर पे भी सरकार। आपको देखिए ऐसी मान्यता सरकार को अक्सर संघ या केंद्र के कहते हैं। प्रांतीय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर सरकारों को एक जगह अलग अलग नाम से बुलाया जा सकता है। भारत में इसे राज्य सरकार कहते हैं। हम देश के बंटवारा ऐसा नहीं है कि कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार नहीं होती। बहुत सारे देशों में प्रांतीय क्षेत्रीय सरकारें होती हैं, लेकिन हमारी तरह जिस देशों में हमारी व्यवस्था है वहाँ संविधान के इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि केंद्र और राज्य सरकार को भी सत्ता का बंटवारा किया किस तरह होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ और श्रीलंका में नहीं हुआ। जैसे बेल्जियम में क्या हुआ कि केंद्र स्तर पर सरकार है और राज्य स्तर पर भी सरकार है, तो यह भी एक तरह का सत्ता का बंटवारा है कि केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, स्थानीय स्तर पर सरकार बांट जाए। राज्य सरकार को नीचे के स्तर की सरकार के लिए भी ये ऐसी व्यवस्था अपनाएगी, ये भी एक सत्ता का बंटवारा का रूप है। और ऐसी न्यायपालिका और पंचायतों जैसी इकाइयां हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तरीय सरकारों के भी सत्ता के ऐसे बंटवारों को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। इसको क्या ऊर्ध्वाधर सत्ता का बंटवारा कहा जाता है, इसको क्या ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। सत्ता अलग अलग अध्याय में इस विस्तार को हम चर्चा करेंगे। सत्ता का दूसरा विस्तार है कि जैसे केंद्र सरकार है, जैसे सत्ता है, जैसे मान लीजिए विधायिका है तो केंद्र के आधार पे, राज्य के आधार पे, प्रांतीय के आधार पे बांट दिया जाए। जैसे मान लीजिए न्यायपालिका को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आधार पे बांट दिया जाए। इसको सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा कहते हैं। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है। बेल्जियम ने सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण दिया है। कुछ देशों में संविधान और कानून को इस बात का प्रावधान करता है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। और सत्ता का तीसरा बंटवारा है कि आरक्षण दिया जाए। सत्ता का बंटवारा है कि हम आरक्षण दें। तीसरा सत्ता का बंटवारा है कि कुछ लोगों को क्या कह रहे हम आरक्षण, जैसे कि कुछ लोगों को, जैसे मुस्लिम हो गए, फिर उसके बाद जो है गैर भाषा हो गए, महिला हो गए। जैसे हमारे भारत में देखो जो अनुसूचित जनजाति हैं, जो एसटी के लोग हैं, जो एससी के लोग हैं, इनको क्या लोकसभा की कुछ सीटों में क्या आरक्षण दिया गया है। तो ये भी एक तरह से आरक्षण देने का सत्ता का बंटवारा, हम तुमको सत्ता में भागीदारी तरह सत्ता का बंटवारा है। विधायक और प्रशासन में भी अलग अलग सामूहिक समूहों को हिस्सेदारी देने से भी सत्ता का बंटवारा हो जाता, ताकि लोग खुद को शासन में अलग ना समझे। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इस तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के
अलग अलग तरीके हो सकते हैं, इसकी चर्चा अध्याय 2 में करेंगे कि आरक्षण कैसे दिया जाता है, इसकी चर्चा क्या हम अध्याय 2 में हम जो है करेंगे। तो तीसरा तरीका है कि आरक्षण से क्या सत्ता का बंटवारा हो, और चौथा तरीका क्या सत्ता में बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन के प्रभावी और नियंत्रण करने के तरीके को में भी लक्ष्य को कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दो दावेदार के बीच चुनाव का विकल्प रहना चाहिए, और सत्ता का बंटवारा होना चाहिए कि जब लोकतंत्र हो तो विपक्षी दल हो, विपक्षी दल हो, विपक्षी दल हो, लोकतंत्र में विपक्षी दल हो जो दावेदार करे कि आप सत्ता में हो, अगर आप काम नहीं करोगे तो हम काम सत्ता में आ सकते हैं, ताकि जो समुदाय जिस वर्ग के लोग अगर सरकार काम नहीं करी है तो उसके लिए जो है अलग पार्टी सरकार क्या करे, उसके लिए जो है एक तरह से काम करे। यह भी एक तरह से सत्ता के साझेदारी का हो रहा है। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, और लोकतंत्र में क्या है विभिन्न पार्टी के रूप में ये उपलब्ध होता है। लोकतंत्र में विभिन्न पार्टियां, कई सारी पार्टियां होना, ये भी क्या एक तरह का सत्ता का बंटवारा ही है, आपस में ही सत्ता का बंटवारा। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों की आपसी प्रतिद्वंदता ही इस बात को सुनिश्चित करती है कि सत्ता एक व्यवस्थित या समूह के साथ में ना रहे। एक बड़ी समावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ में आ जाती है। कई बार सत्ता की भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखाई देती है, क्योंकि दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं और क्या करती हैं, सत्ता में आती है और सरकार का गठन करती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठन समूह हित को भी सक्रिय रूप में देखते हैं। सरकार भी विभिन्न समितियों को सीधी भागीदारी करने का या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ही ये कानून भी सत्ता में भागीदार करती है। और इकाई 3 में हम राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ेंगे, और सत्ता का तीसरा रूप है कि राजनीतिक पार्टियां होनी चाहिए, विपक्षी दल होने चाहिए। यानी जैसे भारत में देख सकते हैं बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। इस तरह की क्या पार्टियां हैं जो किसी न किसी दल के, किसी न किसी समुदाय के क्षेत्र का निर्वाहन करती है। यदि कोई भी पार्टी, कोई भी जनता, कोई भी समुदाय का ऐसा लगता है कि ये सरकार हमारे हितों की बात नहीं करे तो हम उसको वोट ना दें, हम दूसरे को वोट दें ताकि वो सत्ता में तो हमारे लिए काम करे, हमारे विकास की काम करे। तो सत्ता को 4 रूपों से ऐसा बांटा जा सकता है, ऐसे 4 रूपों में जो है बांटा जा सकता है। 4 रूपों में बांटा जा सकता है। एक तो विधायिका, कार्यपालिका, संसद के रूप में एक बांटा जाता है, केंद्र के आधार पर राज्य के स्तर पर बांटा जाता है। तीसरा आरक्षण के रूप में बांटा जा सकता है, और चौथा बांटा जाता है राजनीतिक पार्टियों के रूप में, विपक्षी दल के रूप में सत्ता की साझेदारी जो है की जा सकती है। उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आप लोग को समझ में आएगा और चैप्टर बहुत ही अच्छा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ पाने के लिए ओमकार मौर्य क्लासेस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर हम पिछले वीडियो पार्ट 3 में, जो हमारा पार्ट 3 होगा, इस पार्ट 3 में हम जो क्या करेंगे, इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। यह जो है आपका पार्ट 2 था। इस पार्ट 2 में आपका जो है ये चैप्टर जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया। चलिए इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल के एक नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।